चलिए, रबर का खींचना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का, सीधा सा उदाहरण है। अब भौतिक परिवर्तन होता क्या है, सबसे पहले विकल्प नंबर 1 की बात करते हैं, भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और जो पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, ये होता है पदार्थ का आकार, पदार्थ का आकार, पदार्थ की आकृति, पदार्थ का रंग कैसा है, पदार्थ का स्वाद कैसा है, पदार्थ की अवस्था कैसी है, ये सारी की सारी बातें जो हैं ये भौतिक गुण हैं। क्या हैं? ये सारी की सारी बातें दोस्तों भौतिक गुण हैं। क्लियर? ओके। अब ये जो भौतिक गुण है, इन भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और जो भौतिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी होता है दोस्तों। अस्थायी का मतलब है कि इस परिवर्तन में जो क्रियाकारक होते हैं ये क्रियाकारक क्रियाफल में बदलते हैं और क्रियाफल पुनः किसमें? क्रियाफल पुनः क्रियाकारक में बदल जाता है। तो ऐसे परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौटकर आ जाता है। ठीक है, पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौटकर आ जाता है, वे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अस्थायी परिवर्तन कहलाते हैं। और अस्थायी परिवर्तन का उदाहरण यहां पर कौन हो गया? भौतिक परिवर्तन। जैसे यहां पर विकल्प पूछा गया कि रबर का खींचना उदाहरण है, तो देखिए रबर को हम खींचेंगे तो उसका आकार बढ़ जाएगा। रबर को हम खींचेंगे तो उसका आकार बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको हम छोड़ेंगे तो रबर अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौटकर आ जाएगा। यहां केवल किसमें परिवर्तन हुआ? आकार में परिवर्तन हुआ है दोस्तों। और आकार जो है वो कैसा गुण है? आकार भौतिक गुण है। आकार क्या है? भौतिक गुण है। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? रबर का खींचना उदाहरण है किसका? भौतिक गुण का। यदि रासायनिक परिवर्तन पर हम यहां पर प्रकाश डालें तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदलते ही बदलते हैं, पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। और रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो पदार्थ के रासायनिक गुण होते हैं पदार्थ का संगठन। पदार्थ के संगठन से मतलब होता है कि वो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है। क्लियर? ओके। तो पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होता है, तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों स्थायी। स्थायी का मतलब यह हो गया कि इसमें अगर क्रियाकारक से क्रियाफल बन गया तो क्रियाफल से वापस क्रियाकारक नहीं बनेगा। क्लियर? ओके। अब देखिए मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया क्रियाफल। ओके, तो क्रियाकारक से क्रियाफल तो बनता है लेकिन क्रियाफल वापस पूर्व अवस्था में नहीं आता है। यानी जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध से दही तो बन जाता है लेकिन किसी भी प्रक्रम के द्वारा वापस दही से दूध नहीं बन सकता। तो ऐसे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मंद अभिक्रिया विकल्प दिया गया है, तो ये तो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनको संपन्न होने में अधिक समय लगता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में अधिक समय लगता है क्या कहलाती हैं? मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं, स्लो रिएक्शन कहलाती हैं। और मंद अभिक्रियाओं का यदि हम उदाहरण देखें तो सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, सूर्य में संपन्न होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, और सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो रही है दोस्तों, इस नाभिकीय संलयन के दौरान दो हाइड्रोजन अणु जुड़कर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त हो रही है। साथ में ऊर्जा क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। ठीक है। सब्लिमेशन कौन सा है? बात करेंगे साइंस जी के क्लास। सब्लिमेशन जो है वो आपका भौतिक परिवर्तन है। ओके, चलिए। तो यहां पर सूर्य में नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, कई वर्षों से चलती आ रही है और अभी तक पता नहीं कई वर्षों तक चलेगी। इसका मतलब इस अभिक्रिया को पूरा होने में और भी समय लगेगा और ज्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब अभिक्रिया मंद है। अभिक्रिया कैसी है? मंद है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर क्या लगना? जंग लगना। क्योंकि लोहे पर जो जंग लगती है, लोहे पर जो जंग लगती है दोस्तों, ये जंग दिन महीने या वर्षों में जाकर लगती है। दिन महीने या वर्षों में जाकर लगती है दोस्तों, इसलिए ज्यादा समय लग रहा है। तो क्या हो गई? मंद अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई है? मंद अभिक्रिया हो गई है। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? हमें यहां पर रबर का खींचना पूछा गया, रबर को खींचेंगे, आकार बढ़ेगा,
बढ़ेगा, रबर को छोड़ेंगे, रबर पूर्व अवस्था में वापस आ जाएगा, और ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्व अवस्था में वापस आ जाती हैं, यानी अस्थायी परिवर्तन हो रहा है, और अस्थायी परिवर्तन की अभिक्रियाएं भौतिक परिवर्तन कहलाती हैं। और यहां पर जवाब हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, रबर का खींचना। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से कमेंट्स करके बताइए। सर रीट के साइंस के टॉपिक का कोर्स लेके आओ जी। बिल्कुल राजू सिंह जी, आप लोगों की जो जितने भी टॉपिक है ये रीट में भी है, आपको यहां से बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आप वास्तव में साइंस को बहुत बढ़िया तरीके से जीना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जो है मेरी इस यूट्यूब क्लास में, जो आज से हमेशा आप लोगों के लिए इवनिंग में 8 बजे रहेगी, इस क्लास में आप लोग आवश्यक रूप से जुड़ना, आपको बहुत फायदा होगा। और विशेष सीईटी वाले जो विद्यार्थी हैं उनको तो बता दूं कि पूरा सिलेबस उठा के देख लेना। सीईटी का सिलेबस आप अध्ययन बोर्ड की साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको देख लेना कि जो टॉपिक है, मैं डिट्टो केमिस्ट्री के पूरे टॉपिकों की क्विज करवाने के बाद फिजिक्स की कंप्लीट क्विज होने के बाद में बायोलॉजी और फिर एनवायरमेंट और कृषि के जो टॉपिक हैं उन पर क्विज करवाऊंगा। शुरू से लेके एंड तक आप लोगों को पूरी मैं क्विज करवाने वाला हूं। सर रीट के साइंस के टॉपिक, ओके। हाँ भाई दक्ष प्रजापत, नमस्कार भाई, नमस्कार। ओके संजय, वेरी गुड। अनिल कुमार कह रहा है सर ग्रेजुएशन लेवल साइंस की बुक कब तक आ जाएगी? देखिए जो बुक आ रही है वो कॉमन है, साइंस में टॉपिक कॉमन है। ग्रेजुएशन लेवल में एक आधा टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी लगभग 96-95% जो कोर्स है वो दोनों का सेम है। 5% में एक यूनिट जो है वो अंतरिक्ष वाली, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके चलिए, हाँ जी बिल्कुल आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है, आप लोगों को जवाब देना है इसका। प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय व अस्थायी परिवर्तन है? पहले शब्दों को समझिए। एक शब्द हमें दिया गया है उत्क्रमणीय, बोले तो रिवर्सेबल। उत्क्रमणीय शब्द दिया गया है, बोले तो रिवर्सेबल शब्द दिया गया है। और रिवर्सेबल का मतलब, उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो वापस अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है, वापस अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है, पूर्व अवस्था में लौट आता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय, जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती हैं, जिसमें क्रियाकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से पुनः किसका निर्माण होता है? क्रियाकारक का निर्माण होता है दोस्तों, वे कहलाती उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और अस्थायी का मतलब हो गया जिसमें क्रियाकारक से क्रियाफल तो बन रहा है, क्रियाकारक से क्या बन रहा है? क्रियाफल बन रहा है, लेकिन क्रियाफल से वापस क्रियाकारक बन जाता है। क्लियर? तो ऐसी अभिक्रिया अस्थायी होती है। तो देखिए दोनों ही गुण किसके हैं? ये भी अस्थायी है और ये मामला भी अस्थायी है, क्योंकि पूर्व अवस्था में लौट के आ रहा है। और जो अस्थायी परिवर्तन है, ये अस्थायी परिवर्तन कौन होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन कौन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। सभी विद्यार्थियों ने यहां पर जो जवाब दिया है वो बिल्कुल बेहतरीन जवाब दिया है दोस्तों। एज विकल्प जिन्होंने भी यहां पर चुना है वो सही जवाब है, भौतिक परिवर्तन। अगर ये रासायनिक परिवर्तन होता तो हम कहते कि अनुत्क्रमणीय। अगर रासायनिक परिवर्तन होता तो हम कहते अभिक्रिया कैसी है? अनुत्क्रमणीय है। कैसी है? अनुत्क्रमणीय है, जो वापस पूर्व अवस्था में लौटकर नहीं आती और वापस लौटकर नहीं आ रही। तो कैसा परिवर्तन है? स्थायी है। तो अगर अनुत्क्रमणीय और स्थायी ये दो शब्द आपको देता है, अनुत्क्रमणीय और स्थायी ये दो शब्द आपको देता है, तो वो अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन की हो जाएंगी। और अगर उत्क्रमणीय और अस्थायी शब्द देता है तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मंद अभिक्रिया बता चुका हूं, जिनको संपन्न होने में अधिक समय लगता है, और रेडॉक्स अभिक्रिया भी आपको बता चुका हूं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होती है। कौन? ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होती हैं, वे अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। और दोस्तों जो ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकरण होता क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब है कि पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण के दौरान होती है। और ऑक्सीकरण के दौरान हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है और CO2 बनती है, ये ध्यान रखना। ओके यस, चलिए। तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थायी? तो उत्क्रमणीय और अस्थायी शब्द आएगा तो भौतिक परिवर्तन। अगर शब्द आता स्थायी और अनुत्क्रमणीय तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता। तो हमारे प्रश्न का जवाब ए हो गया। ये लीजिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। कौन इसका सही जवाब देगा ये देखना चाहता हूं। सुभाष कह रहा है सर जी प्लीज साइंस बेसिक से पढ़ाओ। बिल्कुल भाई, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। आपकी सीटी के लिए साइंस की बुक आएगी क्या? बिल्कुल बताया कपिल देव जी, बिल्कुल आएगी और अति शीघ्र ही आएगी।
बेसिक से पढ़ा रहा हूं। बुक कब आएगी? सभी को बुक का इंतजार है और बुक आपकी अति शीघ्र ही आने वाली है। आपका जो इंतजार था वो लगभग लगभग खत्म हो चुका है बुक को लेकर, ठीक है। तो सीईटी की जो बुक है, पूर्व में भी आप लोगों ने अगर किसी ने पुस्तक पढ़ी है एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए जो मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, या फिर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए, तो वो विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं कि पुस्तक में कितने प्रश्न मिले थे। और मिलने का कारण यह है कि हर बार पुस्तक को जो है अपडेट किया जाता है, उसमें और नए डाटा जोड़े जाते हैं दोस्तों, तो पुस्तक जो है वो एक अच्छे कलेवर युक्त हो जाती है, ठीक है। चलिए, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, ये अपने को बताना है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखो, रासायनिक परिवर्तन की जहां पर बात आ जाती है तो रासायनिक परिवर्तन की दो शब्द यहां पर लागू हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा परिवर्तन कैसा होगा, स्थायी होगा। स्थायी होगा तो वो पूर्व अवस्था में लौटकर नहीं आएगा, इसलिए कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय होगा। कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय होगा। तो स्थायी होगा और अनुत्क्रमणीय होगा, स्थायी होगा और अनुत्क्रमणीय होगा। लोहे पर जंग लगना, जंग लग गई तो लोहे का क्षरण हो गया, वो लोहा कभी भी वापस प्राप्त नहीं होगा। जंग लग गई तो लोहे का क्षरण हो गया, लोहे का नुकसान हो गया, वो लोहा वापस प्राप्त नहीं होगा, यानी जंग के रूप में वो खराब हो चुका है। और जब वापस नहीं मिल रहा तो जो नुकसान हुआ है या जो बदलाव हुआ है वो स्थायी हो गया, वो वापस नहीं आ रहा, अनुत्क्रमणीय हो गया। तो ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। और इस लोहे पर जंग लगने वाले मामले में कई बार आपसे प्रश्न पूछता है, जैसे ये एक लोहे की छड़ है, ऐसे करके प्रश्न पूछता है आपको, ये एक लोहे की छड़ है। अब देखिए दोस्तों, इस लोहे की छड़ पे लग गई जंग, क्या लग गई, जंग लग गई। दो प्रकार के प्रश्न आपको यहां से पूछेगा, लोहे की छड़ है और लोहे की छड़ पर लग गई है जंग, क्या लग गई है, जंग। दो प्रकार के प्रश्न पूछेगा कि ये जो छड़ है, इस छड़ का वजन, लोहे की छड़ का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि जो लोहे की छड़ है, Fe की छड़, लोहे की छड़ जो है, इसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जंग लगने पर। और प्रश्न पूछेगा कि इस छड़ में जो लोहा है, इस लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो छड़ का वजन तो बढ़ेगा, जब जंग लगती है तो उस वस्तु, जिस वस्तु पर जंग लगती है, सुभाष कह रहा है वैसे पढ़ाओ। सुभाष, मैं आपको क्विज पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। अगर आपको वैसे थ्योरी वाला मामला पढ़ना है ना, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो वो वाला आप कोटले क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो और वहां पर आप लोगों के लिए सीटी के नाम से जो है वो कोर्स उपलब्ध है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। ओके, यस। तो जब लोहे की छड़ पर जंग लगती है तो छड़ का वजन बढ़ता है, या लोहे की वस्तु पर जंग लगती है तो उस वस्तु का वजन तो बढ़ता है, तो छड़ का वजन बढ़ता है, लिखो यहां पर बढ़ता है। लेकिन उसमें लोहे की मात्रा देखें तो लोहे का वजन क्या होता है, घटता है, क्योंकि लोहे का तो क्षरण हो गया ना, घटता है। लोहे का क्या हो गया, क्षरण हो गया, लोहे का नुकसान हो गया, तो लोहे की मात्रा तो कम होगी लेकिन छड़ का वजन बढ़ेगा, ठीक है। ओके, किण्वन क्या होता है दोस्तों, पदार्थों को सड़ा गलाकर, पदार्थों को क्या करके, सड़ा गला के। किण्वन की बात कर लेते हैं। किण्वन बोले तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब है पदार्थों को सड़ा गलाकर, पदार्थों को सड़ा गलाकर, पदार्थों को सड़ा गलाकर उनसे क्या बनाया जाता है, उनसे अल्कोहल प्राप्त करना। पदार्थों को सड़ा गलाकर अल्कोहल प्राप्त करना, अल्कोहल प्राप्त करना क्या कहलाता है, किण्वन की क्रिया। मित्रों, ये जो अल्कोहल है ना, ये 8 बजे के बाद वाला मामला है ना। ये कौन सा मामला है, 8 बजे के बाद वाला मामला सामने आ गया है। ओके, तो ये जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल बहुत ही काम की चीज होती है, करामात की चीज होती है। वो देखा होगा ना, वो हेरा फेरी मूवी में बोलता है बाबूराम, बोला कि खांसी आ रही है तो बोला जा मेरी बाटली से 2 घूंट मार ले। तो वो पूछता है कि बोले 2 घूंट मारने से मेरी खांसी कैसे जाएगी, तो कहता है ना कि बोला मेरा बाप गया, मेरा बाप का गैराज गया, बोला तेरा खांसी नहीं जाएगा। ये वही चीज़ है, ये जो अल्कोहल है, पहले तो बता देता हूँ 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है CH3OH और एक का नाम है C2H5OH। ये तो है मेथेनॉल, क्या है, मेथेनॉल। और ये है दोस्तों एथेनॉल। कौन सी है, एथेनॉल। मेथेनॉल होती है जहरीली शराब, क्या होती है, जहरीली शराब। एथेनॉल होती है पीने वाली शराब। कौन सी होती है, पीने वाली शराब।
ठीक है। और ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल का प्रभाव भी दोस्तों अलग अलग देश के लोगों पर अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग देश के लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। प्लेन में 3 कंट्री के आदमी जा रहे हैं, एक हिंदुस्तान का, एक अमेरिका का, एक ब्रिटेन का। ब्रिटेन वाले ने 2 पैक लगाए बेटा, चुपचाप लैपटॉप खोलकर काम करना शुरू कर देता है। अमेरिका वाले ने 2 पैक लगाए, वो चुपचाप मैगजीन खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन हिंदुस्तान वाले ने 2 पैक लगाए, सीधा केबिन में जाकर खोलता उसको गेट को और कहता, बोला हट जा, अब ये जहाज तेरा भाई चलाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही मामला होता है। ठीक है, ऐसा ही मामला होता है। सुभाष, मैंने आपको बोल दिया है, बार बार कमेंट्स ना करें, मैंने आपको बता दिया है ये क्विज चल रही है शानदार तरीके से, आपको टीम जो है वो ब्लॉक कर देगी, फिर मुझे मत करना बेटा। ठीक है, ओनली साइंस मिल जाएगी क्या, प्लीज सर रिप्लाई। अरे ओनली साइंस तो बेटा मिल जाएगी ना, बता तो रहा हूं। आपको केवल ओनली साइंस चाहिए बेटा, तो आप कौटिल्य क्लासेस के ऐप पे चले जाओ, वहां केवल और केवल साइंस का कोर्स भी है, मात्र 300 रुपए में पूरी की पूरी साइंस का कोर्स भी वहां उपलब्ध है। अगर आपको ओनली और ओनली साइंस लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर पूरी की पूरी क्लासें आप लोगों के लिए उपलब्ध है मेरे भाई। ये रोने वाली इमोजी मत भेजा कर, मैं थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता हूं। ठीक है, और बात वैसे ही 8 बजे के बाद की है तो सेंटिमेंटल होना ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सुभाष का कंफ्यूज मैंने दूर कर दिया। नहीं नहीं, ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेंगे कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसकी अपनी एक प्रॉब्लम है, तो वो अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, और मेरे से अगर सॉल्यूशन मांग रहा है तो मेरा दायित्व तो बनता है सॉल्यूशन दूं। लेकिन ये क्या है कि बार बार वो होता है ना, थोड़ा गुच्चा करने वाली बात हो गई। ठीक है, तो आप टेंशन ना करो सुभाष बेटा, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमबत्ती का जलना, तो दोस्तों जब मोमबत्ती जलेगी तो मोम खत्म होगा कि नहीं होगा, खत्म होगा। ये है दोस्तों मोमबत्ती, और जब मोमबत्ती जलती है तो मोम खत्म होएगा, मोम जलेगा, और जो पदार्थ जल गया वो वापस से प्राप्त नहीं होगा। दीपू फौजदार भरतपुर, हाय सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके दीपू जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। यस, तो दोस्तों जब ये मोमबत्ती जलेगी तो मोम जलेगा, और जो पदार्थ जल जाएगा वो वापस नहीं मिलेगा, यानी वो स्थायी रूप से चला गया, और जो स्थायी चला गया वो वापस नहीं आएगा। इसका मतलब स्थायी परिवर्तन तो कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, किण्वन भी स्थायी परिवर्तन है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है, और दोस्तों मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ओके, साइंस जी के क्लास आगे चलते हैं। हाय सर, आई एम आल्सो न्यू स्टूडेंट। ओके, सभी नए विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस कौटिल्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखो सुभाष का मैसेज आ गया ना, थैंक्स सर जी, आप जैसा टीचर कोई नहीं है, आप, अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ, और सुभाष यहाँ तो रोजाना क्लास लेनी ही लेनी है बेटा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये देखिए अपना एक परिवार है, अपन लोग मिलके पढ़ रहे हैं। अपना उद्देश्य क्या है, देखिए यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उद्देश्य यह है कि आपके पास, विद्यार्थी के पास कुछ अच्छी चीज़ पहुँचे। देखिए जो भी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते हैं, लगातार जुड़े होते हैं, तो उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है, और जब सिलेक्शन होता है तो आपके दिल से दुआएं निकलती हैं, और वो दुआएं जो हैं वो हमारे लिए दवा का काम करती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ भाई हेमलता, गुड इवनिंग। ठीक है, कृष्णा कह रहा है थैंक यू सर, ओके वेलकम भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलो दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो हमें पता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होगा, पहली बात तो। दूसरी बात, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। ठीक है, एक ही दिशा में चलेगा। अनुत्क्रमणीय का मतलब है एक ही दिशा में चलकर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मोंटी मीना सर जी कोटा से, रेस्पेक्ट, बहुत धन्यवाद भाई, वेलकम, स्वागत। हाय सर जी, आशु बिल्कुल भीलवाड़ा, कहाँ से, भंवारा, अच्छा ओके, मुझे देखा भीलवाड़ा, ऐसे दिख गया, मेरे भीलवाड़ा ज़्यादा चल रहा है दिमाग में। यस ओके, चलिए
तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, अनुत्क्रमणीय। देखो अनुत्क्रमणीय यहाँ है लेकिन स्थायी नहीं है, स्थायी अलग है। ऐसा देखो जिसमें दोनों कहीं एक साथ हो तो ये रहा अनुत्क्रमणीय व स्थायी। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था, लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखिए दोस्तों। कुछ चिन्हों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अभिक्रिया में ऐसा चिन्ह मिलता है तो ये चिन्ह क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का है। किसका? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये चिन्ह किसका है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। अगर आपको चिन्ह ऐसा मिल जाए, हाफ आगे की ओर हाफ पीछे की ओर, तो ये कहलाएगा कैसा? उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसका है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। अगर आपको दोस्तों चिन्ह मिल जाए कैसा? ऐसा, तो ये डेल्टा का चिन्ह होता है। क्या होता है? डेल्टा, जो गर्म होने के संदर्भ में उपयोग में करते हैं। ये अगर चिन्ह मिल जाए तो ऐसा चिन्ह भी किसका ही होता है? डेल्टा का ही होता है। किसका होता है? डेल्टा का ही होता है। दोस्तों बात क्लियर है? ओके, तो रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी एक ही दिशा में चलते हैं। और कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। सर आप ऐप पर हमारी सीटी की क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? जतिन कुमार, कल से क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। सुभाष सैनी कह रहा है आई लव यू सर जी। बिल्कुल भाई सुभाष, यू टू। पूनम शर्मा जी करिए आई एम न्यू स्टूडेंट सर फ्रॉम श्री गंगानगर। हार्दिक अभिनंदन। अनाज के कटोरे वाले हो आप तो, ठीक है, धान का कटोरा कहते हैं गंगानगर को। स्वागत। चलिए, भीलवाड़ा शाहपुरा से, ओके, क्या बात है, वेलकम वेलकम भाई साइंस जी के। सरोज भाई हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। क्या बात है, आज बहुत सारे विद्यार्थी नए जुड़े हैं क्या? चलो तो मजा आ गया। आज से ही तो मैंने प्रारंभ किया है, आज से ही तो सीटी के लिए प्रारंभ किया। और आपका समय हमेशा यही रहेगा, 8 बजे से ही रहेगा। थोड़ी लंबी सी क्लास रहेगी रोजाना रोजाना, ठीक है। सतवीर सार सर करें, नौहर नौहर हनुमानगढ़, ओके, स्वागत। चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। गंगानगर से नया स्टूडेंट एक और आया, नितिन, शाबाश। चलिए दोस्तों, साथ के साथ में हम प्रश्न भी देखते चलते हैं, क्योंकि उद्देश्य हमारा सिलेबस भी है। और जैसा आपको मैंने बताया, आप सिलेबस निकाल के देख लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के पास हमेशा सुरक्षित रहेगा, यूट्यूब पर है। आप सिलेबस निकाल के देख लीजिएगा कि सीटी का जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में साइंस के जो बिंदु आपको दिए गए हैं, डिट्टो क्रम से 1 से लेकर आखिरी तक जो बिंदु जिस क्रम में दिया गया है, मैं उसी क्रम में आपको पूरे के पूरे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है, ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है, उपचायक क्या कहलाते हैं? उपचायक कहलाते हैं। निम्न में से कौन अपचायक का उदाहरण? अरे अपचायक है यार, तभी मैं देख रहा हूं ये क्या हो रहा है। यस, ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों अपचायक। निम्न में से कौन अपचायक का उदाहरण है? देखिए इसको कैसे समझेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। कृष्णा कह रहा है, हाँ भाई बिल्कुल अपनी ही थी कृष्णा, यस, उदयपुर खेरवाड़ा से, ओके। तो देखो प्रश्न को समझो कि ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है, जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है, मान लीजिएगा ये X कोई पदार्थ है ये, और इस पदार्थ का यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, तो ये अपचायक कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। अपचायक। अब ये कह रहा है कौन अपचायक का उदाहरण है, तो यहां पर अगर अपचायक के उदाहरण की बात करें, ठीक है, प्रवीण कह रहा है सर मैं डूंगरपुर से हूं और आप रीट के टॉपिक साइंस के तो सेम होते हैं बेटा, ये कई टॉपिक आपके रीट में भी है। मैं तो 0 से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूं पूरा, चाहे आप कांस्टेबल की एग्जाम दें, चाहे सीईटी की एग्जाम दें, चाहे रीट का एग्जाम दें, ठीक है, कोई भी एग्जाम आप दें। सर CO2 एसिडिक नेचर की, अच्छा हाँ बिल्कुल, बात करते हैं भाई, धीरे धीरे चलते हैं सारी चीजों पर, ओके। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है,
ठीक है, उसे अपचायक कहते हैं। और यहाँ अपचायक के आपको अगर उदाहरण पूछे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ती है तो इसका भी ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर CO के साथ भी ऑक्सीजन जुड़कर CO2 बनाती है तो इसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका भी ऑक्सीकरण होता है। और ये कह रहा है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, तो ये भी अपचायक है, ये भी अपचायक है, ये भी अपचायक है। तो जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा जवाब हो जाएगा। यूट्यूब नासिक से प्लीज़ मेरा नाम लो ना सर, यस, हाँ बिल्कुल, नासिक से आपका नाम यश है, बिल्कुल यश, आपका हार्दिक अभिनंदन है कौटिल्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। ओके, चलिए बात समझ में आ गई। तो पदार्थ जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उनका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण जब होता है जिन तत्वों का, जिन पदार्थों का, उन्हें अपचायक कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का भी ऑक्सीकरण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का भी ऑक्सीकरण होता है, इसलिए तीनों का ही ऑक्सीकरण होता है। तो तीनों ही क्या हो गए? तीनों के तीनों अपचायक हो गए। क्या हो गए? अपचायक हो गए। तो उपरोक्त सभी जो है वो इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। उपरोक्त सभी क्या हो गया? सही जवाब। यस, चलें आगे। ओके, ये लीजिए अगला प्रश्न, KMnO4 व K2Cr2O7 किसके उदाहरण है? ये आपको बताना है। किसके उदाहरण है? अपचायक के उदाहरण है, ऑक्सीकरण के उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो सबसे पहले तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है ये समझ लीजिएगा। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को तीन परिभाषाओं में हम समझा सकते हैं कि जब किसी पदार्थ के साथ, मैं यहाँ पर X पदार्थ मान लेता हूँ, और इस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या फिर किसी पदार्थ के साथ क्या होता है दोस्तों? किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो ये भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर एक और जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषा क्या है कि जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी अगर पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है तो भी ऑक्सीकरण, पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो भी ऑक्सीकरण, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसे ही अगर हम अपचयन की परिभाषा देखें तो अपचयन ठीक इसके ऑपोजिट है, ठीक इसके विपरीत है। जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है वहाँ पर पदार्थ के साथ, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है वहाँ पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा था लेकिन इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था लेकिन अपचयन में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तत्व है, लेकिन अपचयन में कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। सर जी CT का नहीं है, LDC का है, क्या बताओ सर जी आप CT का? तो अरे भाई CT का जो सिलेबस है वो, और जो आपके LDC का सिलेबस है वो साइंस का डिट्टो फोटोकॉपी है, उसके अंदर क्रम भी चेंज नहीं है। वो का वही सिलेबस पिछली बार LDC का था, वो का वही सिलेबस आपके CT का है। ऊपर से लेके नीचे तक टॉपिक का क्रम भी चेंज नहीं है, वो का वो है, इसलिए घबराएं नहीं। राहुल कह रहा है माई फर्स्ट क्लास। ओके सर, मैं भरतपुर से AB चौधरी, बिल्कुल AB चौधरी जी स्वागत। चलिए अब ये कह रहा है KMnO4 व K2Cr2O7 उदाहरण है, तो KMnO4 और K2Cr2O7 स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है ना, ये क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकरण का। किसके उदाहरण है? ऑक्सीकरण के उदाहरण है, यानी ऑक्सीकारक कर दो, इसको ज्यादा ठीक रहेगा। ऑक्सीकारक किसके उदाहरण है? ऑक्सीकारक के उदाहरण है। ठीक है, ओके, ये तो थोड़ा याद भी होना चाहिए अपने को। चलिए अगला प्रश्न ये रहा और आपको देना इसका जवाब। हाँ, 12 से नरेंद्र मेहता स्वागत आपका भी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा फटाफट से कि चूने पत्थर को पानी में डालने पर, चूने पत्थर को पानी में डालने पर तेज बुदबुदाहट के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया है या मंद अभिक्रिया है, उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी है? सबसे पहले तीव्र अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं देखिएगा दोस्तों। ऐसी अभिक्रियाएं जो संपन्न होने में, जिनको संपन्न होने में कम समय लगता है, तो मैं लिख देता हूं अभिक्रियाएं जिनमें संपन्न होने में समय क्या होता है? समय कम।
जिनमें समय कम लगता है, अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में समय कम लगता है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं, एसिड बेस की अभिक्रियाएं। जैसे अम्ल क्षार की अभिक्रिया दोस्तों क्या होती है? तीव्र अभिक्रिया होती है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया क्या होती है? तीव्र अभिक्रिया होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें मंद अभिक्रिया, दूसरा जो विकल्प दिया है ये मंद अभिक्रिया का दिया है आपको। और मंद अभिक्रिया वे होती हैं जिन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर उदाहरण देखें तो अभी आपको बताया नाभिकीय संलयन, सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। इसके अलावा हमने देखी लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया क्या है? ये भी मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है? मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। मनीष कह रहा है सर ये वाली अभिक्रियाएं तो सिलेबस में ही नहीं। किसने कह दिया मेरे भाई? फिर क्या तो सिलेबस देखते हो? जब रासायनिक अभिक्रिया ही उन्होंने लिख दी तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सारी की सारी अभिक्रिया आएंगी कि नहीं आएंगी? देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ आता है तो रासायनिक अभिक्रियाओं में ये अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। पहली अभिक्रिया ये देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का नाम है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया उष्माक्षेपी। कौन सी है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया उष्माशोषी। कौन सी है? उष्माशोषी। कौन सी है? उष्माशोषी। पांचवी अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? तीव्र अभिक्रिया। छठवीं अभिक्रिया मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया। सातवीं अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। आठवीं अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नवीं अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। ये सारी की सारी जो अभिक्रियाएं, और इसके अलावा एक और आपकी बच जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सारी की सारी 10 की 10 जो अभिक्रियाएं हैं, ये 10 की 10 अभिक्रियाएं आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल है। इसलिए जहां पर बिंदु ये लिखा हुआ मिल गया रासायनिक अभिक्रिया, वहां पर पूरी की पूरी 10 की 10 आपको पढ़नी होती है। ओके चलिए आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर देखिए तीव्र अभिक्रिया देख लिया अपन ने। मंद अभिक्रिया ये कह रहा है चूने पत्थर को पानी में। तो जब हम ये है पानी, क्या है? ये है पानी दोस्तों, और इस पानी के अंदर हम क्या डालते हैं? चूना पत्थर डालते हैं। ये रहा अपना प्यारा सा चूना पत्थर। और जैसे ही चूना पत्थर को हम पानी में डालते हैं तो इस पानी में से क्या निकलती हैं? पानी तेज बुदबुदाहट के साथ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, यानी इसमें से उष्मा निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? उष्मा निकलने लगती है। पानी उबल जाता है। और जब चूने पत्थर को हमने पानी में डाला, यह है चूना पत्थर, चूने पत्थर को पानी में डालते हैं तो इससे उष्मा निकलती है। ये उष्मा निकल रही है, और जब उष्मा निकल रही है तो उष्मा का क्षेपण हो रहा है। एक्सोथर्मल अभिक्रिया होगी, बोले तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। सुभाष कह रहा है सर जी मैंने परचेज कर लिया है, अंकल से फोन पे से पैसा डलवाया है पहले। ओके ओके ओके, बिल्कुल सुभाष, अगर परचेज किया है आपने कोर्स तो आपको पढ़ना है उसको शानदार तरीके से, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। चलिए हो गई। उष्माशोषी क्या होती? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, जैसे अमोनिया निर्माण की अभिक्रिया। जैसे अमोनिया निर्माण की अभिक्रिया, अमोनिया निर्माण की अभिक्रिया। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा किसी पत्थर को या किसी वस्तु को तोड़ने के लिए उसको दी जाने वाली ऊर्जा उष्माशोषी अभिक्रिया में आती है। क्लियर? चलो, तो चूने पत्थर को पानी में डालने पर तेज बुदबुदाहट के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा, अभी आएगा आगे, चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ ओके, आ रहा हूं, कूल डाउन हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। अब देखो लोहे पर जंग लगना तो बड़ी सिंपल सी बात है, सबको पता है किसका उदाहरण है, इतनी बार मैं बता चुका हूं। लेकिन यहां पर और भी बातें जो अपने को सीखनी है वो क्या है? लोहे पर जंग जो लगती है वो लगती है दिन,
महीने या वर्षों में, दिन महीना या वर्ष लग जाती है। लोहे पर जंग लगने में दिन महीने या वर्ष लग जाते हैं और इतना ज़्यादा समय लग रहा है, यानी समय ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है तो अभिक्रिया का वेग कम है, यानी अभिक्रिया मंद है। अभिक्रिया क्या है? मंद है। तीव्र अभिक्रिया अम्ल क्षार वाली अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ओके, अब देखो यहाँ सीखने की बात। सबसे पहली बात है लोहा। लोहे की बात कर रहा है, लोहे की बात कर रहा है तो प्रतीक चिन्ह हो गया Fe। इसको कहते हैं फेरस। क्या कहते हैं? फेरस। या इसी को हम कहते हैं आयरन। क्या कहते हैं दोस्तों? आयरन कहते हैं। लोहा हमारे शरीर में भी पाया जाता है, हमारे शरीर में पाया जाता है, शरीर में पाया जाता है। लौह तत्व हमारे शरीर में पाया जाता है। ज्ञात रहे इस लौह तत्व के यदि सबसे अच्छे स्रोत हम देखें तो सबसे अच्छे जो स्रोत हैं वो है सेव, वो है दोस्तों पालक और वो है दोस्तों बैंगन। क्या है? सेव, पालक और बैंगन। जब इनको हम काट देते हैं, इनको हम काट कर रख देते हैं, चाहे सेव हो, पालक हो, बैंगन हो, तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है? कुछ समय बाद ये भूरे पड़ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? भूरे पड़ जाते हैं, भूरे पड़े जाते हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब जंग लग गई, क्योंकि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, तो यहाँ पर फेरस धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ जल की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करती है और FeO2 यहाँ पर बनता है। ये FeO2 क्या है? जंग है। और Fe धातु है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्साइड बन गया। तो धातुओं के जो ऑक्साइड हैं यही जंग कहलाते हैं। और जंग का जो कलर होता है ये होता है ब्राउन, यानी कि भूरा रंग होता है। कैसा होता है? भूरा रंग होता है। तो लोहे पर जंग लगना उदाहरण है मंद अभिक्रिया का। किसका है? मंद अभिक्रिया का। देखो हमारे शरीर में पाया जाता है, अगर ये पूछे कहाँ पाया जाता है तो ब्लड में पूछे कहाँ पाया जाता है तो आरबीसी में पूछे कि लोहा कहाँ पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन में पूछे कि कहाँ पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन के केंद्रीय भाग में। कौन से भाग में? हीमोग्लोबिन के केंद्रीय भाग में आयरन पाया जाता है। यहाँ सीधा सीधा बात पूछा है, सीधा सीधा यहाँ पर जवाब देना था, मंद अभिक्रिया है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजमोहन, न्यू स्टूडेंट, वेलकम। N2+3H2 क्या बन रहा है? 2NH3 बन रहा है। उक्त अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? उक्त अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है ये आपको बताना है। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रही हैं? 2NH3 बना रही हैं। ये 2NH3 क्या है? ये 2NH3 अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। ये क्या है मित्रों? अमोनिया है। अब ये कह रहा है कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर जो अमोनिया बना रहे हैं तो ये स्वतः मान लीजिएगा ये दोनों क्रिया करके अमोनिया बनाने में समय लगाते हैं। तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो उपस्थित है ये जल्दी से जल्दी अमोनिया में बदल जाए, जल्दी से जल्दी। हाँ, रोजाना का टाइम 8 बजे रहेगा हेमलता जी, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो किस में बदल जाएं? अमोनिया के अंदर बदल जाएं। किस में बदल जाएं? अमोनिया में बदले जाएं। तो हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में बाहर से एक पदार्थ मिला देते हैं और जो भी पदार्थ अभिक्रिया में बाहर से मिलाए जाते हैं और जो अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैटालिस्ट कहलाते हैं। और इन उत्प्रेरकों का जो कार्य होता है दोस्तों उसे कैटालाइसिस कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। उत्प्रेरकों के कार्य को क्या कहते हैं? उत्प्रेरकों के कार्य को उत्प्रेरण कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछता है, ध्यान रखना। उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरकों के यदि हम प्रकार देखें तो उत्प्रेरकों के प्रकार होते हैं चार प्रकारों में एक है दोस्तों, कौन सा?
धनात्मक उत्प्रेरक, कैसा उत्प्रेरक? धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। एक है दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक, क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। एक है प्यारे विद्यार्थियों जैव उत्प्रेरक, कौन है? जैव उत्प्रेरक है। और एक प्रकार है उत्प्रेरकों का, वो है दोस्तों स्वतः उत्प्रेरक। कौन है? स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक, किसी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही जब अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करे तो वो स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। यदि दोस्तों जीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रिया है तो जीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं में काम में आने वाले पदार्थ जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैसे टाइलिन, माल्टेज, ये सभी। धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। यहां हमें अभिक्रिया दी गई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना रही है? अमोनिया बना रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास भाई पवित्र काला जी, शानदार प्रश्न करवा रहा हूं एग्जाम में और पूरा डेरिवेशन भी दे रहा हूं, ठीक है? तो आप ये पूरा का पूरा पढ़ के जाना। स्टडी विद जीतू, धन्यवाद, ठीक है सर। साइंस के कितने क्वेश्चन सीईटी में आते हैं? देखिए सीईटी पहली बार हो रही है तो अभी तक ऐसा उन्होंने क्लियर किया नहीं। बाकी सिलेबस को देखते हुए आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस जो लिखा गया है वो साइंस का ही लिखा गया है सीईटी में। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बना रही है। अब हम चाहते हैं कि ये जल्दी से ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में बदल जाए, तो बाहर से कोई पदार्थ डालते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं उत्प्रेरक। और ये पदार्थ जो है ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, यानी बहुत कम समय में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना लेता है। यानी हमें धनात्मक उत्प्रेरक चाहिए जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। वो कौन है? FeMO, बोले तो फेरस मोलिब्डेनम। कौन है दोस्तों? फेरस मोलिब्डेनम। फेरस मोलिब्डेनम कौन है? फेरस मोलिब्डेनम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ग्लिसरीन किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों इस ग्लिसरीन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा कुछ बताऊं तो आपने एक अभिक्रिया का नाम सुना होगा, साबुनीकरण। क्या सुना होगा? साबुनीकरण की अभिक्रिया का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और साबुनीकरण की जो अभिक्रिया है ये साबुन निर्माण की क्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? साबुन निर्माण की क्रिया। साबुन निर्माण की क्रिया, किसकी क्रिया? साबुन निर्माण, साबुन निर्माण की क्रिया। साबुन निर्माण की जो क्रिया है वो साबुनीकरण कहलाती है। चूंकि साबुन उदासीन होते हैं इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और साबुन जो है वो अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया से बनते हैं, इसलिए इसको अम्ल व क्षार की अभिक्रिया, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, जब हम वसा अम्लों की क्रिया करवाते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं, इन वसीय अम्ल जो होते हैं इनकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं? NaOH के साथ करवाते हैं। ये तो हो गया दोस्तों वसा अम्ल, बोले तो एसिड हो गया। NaOH क्या हो गया? बेस हो गया, क्षार हो गया। तो ये अम्ल ये क्षार दोनों क्रिया करेंगे और यहाँ पर बनते हैं सोडियम के लवण। किसके साल्ट बनते हैं? सोडियम के लवण बनते हैं दोस्तों। और साथ में बनती है गिल्सरीन। क्या बनती है? गिल्सरीन भी बनती है। तो सोडियम के लवण तो कहलाते हैं साबुन। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। और जो गिल्सरीन बन रहा है साथ में ये कहलाता है को प्रोडक्ट, बोले तो सह उत्पाद। क्या कहलाता है? सह उत्पाद कहलाता है। तो साबुनीकरण की जो क्रिया होती है, इस साबुनीकरण की क्रिया में सह उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? साबुनीकरण की क्रिया में सह उत्पाद के रूप में गिल्सरीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गिल्सरीन का निर्माण होता है, ठीक है। गिल्सरीन का निर्माण होता है, ओके। और ये जो गिल्सरीन है ये अभिक्रिया के वेग को कम कर देती है। गिल्सरीन क्या करती है? गिल्सरीन किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को घटा देती है, वेग को घटा देती है। और जब अभिक्रिया के वेग को घटा देती है तो यानी कि अभिक्रिया का वेग कम हो गया, तो कैसा ये उत्प्रेरक हो गया? ये ऋणात्मक उत्प्रेरक के जैसा हो गया। क्या हो गया? ये हो गया ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया,
ठीक है, तो ये हो गया ऋणात्मक उत्प्रेरक। अगर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता, वेग को बढ़ाता, वेग बढ़ाता तो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। स्वतः मैं बता चुका हूं, बनने वाला जो उत्पाद होता है वही उत्प्रेरक की भांति कार्य करे, और जैव उत्प्रेरक के रूप में जो जीवों के शरीर में एंजाइम उपयोग में आते हैं वो हैं। सर 9th क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। ओके, 9th क्वेश्चन क्या था, ये रहा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य जो है वो कौन करता है, फेरस मोलिब्डेनम करता है, ध्यान रखना। ठीक है, यस, तो गिल्सरीन उदाहरण हो गया ऋणात्मक उत्प्रेरक का। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न को, और उसके बाद आपको इसका क्या करना है, जवाब देना है कि जब किसी अभिक्रिया में बनने वाला, जब किसी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लग जाए तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं। कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे ए और बी दोनों क्रिया कारक हैं और क्रिया करके बना रहे हैं सी और डी, तो ये तो हैं दोस्तों क्रिया कारक, रिएक्टेंट हैं, क्रिया कारक है, रिएक्टेंट है। और ये क्या है, ये है क्रियाफल। क्या है दोस्तों, क्रियाफल यानी कि प्रोडक्ट है। ओके, ये कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही, क्रियाफल कह दो या प्रोडक्ट कह दो, उत्पाद कह दो, एक ही बात है, ये उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लग जाए तो ये क्या कहलाएगा, स्वतः उत्प्रेरक। इस अभिक्रिया में हमने बाहर से यहाँ पर कोई भी उत्प्रेरक नहीं डाला है, लेकिन जो क्रियाफल बन रहा है, जो उत्पाद बन रहे हैं, ये उत्पाद ही क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक के जैसे कार्य करने लग जाते हैं, तो हम कहेंगे ये कैसे उत्प्रेरक हो गए, ये स्वतः उत्प्रेरक हो गए कि हमने बाहर से तो कुछ मिलाया है नहीं, लेकिन ठीक है, बाहर से तो मिलाया कुछ है नहीं, लेकिन अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ ही उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है, इसलिए कैसा हो गया, स्वतः उत्प्रेरक हो गया। क्या हो गया, स्वतः उत्प्रेरक हो गया, सेल्फ कैटालिस्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला उत्प्रेरक है, जल्दी बताइए। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न पूछा है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला जो उत्प्रेरक है वो कौन है, ये आपको बताना है। जवाब दीजिएगा दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रश्न सामने है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि हम जो भोजन खाते हैं वो स्टार्च के रूप में खाते हैं। किस रूप में, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च बदलता है पहले माल्टोज में। किस में बदलता है, माल्टोज में। जब स्टार्च का पाचन होता है तो स्टार्च माल्टोज में बदलता है, और ये बदलता है कौन, टाइलिन। कौन बदलता है, टाइलिन। राजमोहन कह रहा है एएलपी। हाँ भाई, एएलपी बैच में भी मैं ही पढ़ाता हूँ, और ये क्लास वैसे सीईटी के लिए, लेकिन टॉपिक एएलपी में भी सारे के सारे हैं, तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो स्टार्च किस में बदलता है, माल्टोज में। और बदलता कौन है, बदलता है टाइलिन। कौन बदलता है, टाइलिन एंजाइम। तो आपसे कही टाइलिन एंजाइम, तो हम कहेंगे वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अब माल्टोज जो है, इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज किस में बदलता है, ग्लूकोज में। माल्टोज को बदलता है किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। और माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है, माल्टेज एंजाइम बदलता है। कौन बदलता है, माल्टेज एंजाइम। और आखिरी में दोस्तों ग्लूकोज को, आखिरी में ग्लूकोज को बदला जाता है एल्कोहल में। किसमें, एल्कोहल में। ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलता है, और ये बदलता है कौन, तो ये बदलता है जाइमेज। कौन बदलता है, जाइमेज। मेघराज कह रहा है सर रीट का साइंस का स्पेशल बैच लाओ। बिल्कुल मेघराज, सोचते हैं इस बात पे, ठीक है। जाइमेज, जाइमेज। तो जाइमेज नामक जो एंजाइम है ये ग्लूकोज को अल्कोहल में, यहाँ क्या पूछा गया है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला उत्प्रेरक, तो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला उत्प्रेरक कौन हो गया, ये उत्प्रेरक हो गया मित्रों जाइमेज। कौन हो गया, जाइमेज हो गया। तो जवाब हो जाएगा जाइमेज।
ठीक है। ग्लिसरीन तो ऋणात्मक उत्प्रेरक है। माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, और टाइलिन जो है ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और जवाब हो गया जाइमेज। दीपू कह रहा है टॉप सर जी, थैंक यू। क्लियर, मामला क्लियर हो गया इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इमली में पाए जाने वाला अम्ल होता है। दोस्तों जब हम अम्लों की बात करते हैं तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे, स्वाद में खट्टे। लेकिन नोट लगाकर एक बात ध्यान रखना, एक ऐसा पदार्थ भी है जो खट्टा नहीं है लेकिन उसमें अम्ल है। कौन है? हरी मिर्च। कौन है? हरी मिर्च। क्या हो गई? अपवाद हो गई। कैसे हो गई अपवाद? हम कहते हैं कि सभी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन खट्टे पदार्थों को अम्ल कहते हैं, या सभी अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये बात हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हाँ भाई, वो रिटमेंस के लिए ही मैं समझ गया था एम आर चौधरी जी उस बात को, रिटमेंस के लिए। ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करें हम कि सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन एक पदार्थ ऐसा है जो स्वाद में खट्टा नहीं है लेकिन फिर भी उसमें अम्ल है, वो है हरी मिर्च। और हरी मिर्च में जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन सी। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। और इसी को कहते हैं एस्कोर्बिक अम्ल। क्या कहते हैं? इसी को एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है। ठीक है, ओके। अम्लों के बारे में जो एक परिकल्पना दी थी वो देने वाले वैज्ञानिक थे ओरेनियस। कौन थे? ओरेनियस। ओरेनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि ऐसे पदार्थ जो H2O यानी कि जल में घोलने पर, ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर या जल में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। क्लियर? और जो OH- डेली होगी क्या? बिल्कुल माही, डेली होगी ये क्लास। ठीक है, 8 बजे से। ओरेनियस जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? अम्ल कहलाते हैं। ओके। और OH- देते तो क्षार कहलाते हैं। अब बहुत सारे पदार्थ हैं, उनमें बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर साइट्रिक अम्ल पूछा, तो साइट्रिक अम्ल जो है ये पाया जाता है नींबू में। किसमें? नींबू में पाया जाता है। ये मौसमी में पाया जाता है। ये संतरा में पाया जाता है। किसमें? संतरा में पाया जाता है। ठीक है, यानी नींबू कुल के जो सदस्य हैं, इन नींबू कुल के पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में, लाल चींटियों में पाया जाता है। इसके अलावा मधुमक्खी, मधुमक्खी व ततैये के डंक में, मधुमक्खी व ततैया के डंक में, ततैया के डंक में पाया जाता है। इसके अलावा बिच्छू के डंक में भी होता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। किस में पाया जाता है? दही में। टार्ट्रिक अम्ल की बात करें तो ये पाया जाता है इमली में। किस में? इमली में। और साथ में अंगूर में, इमली व अंगूर, इमली और अंगूर में भी पाया जाता है। यहाँ में पूछा इमली में पाए जाने वाला, किस में पाया जाने वाला? इमली में पाए जाने वाला। तो इमली में कौन पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ूं। अगर इतनी बात आपकी क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो लीजिएगा ये आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन से लवण का उपयोग, निम्न में से टमाटर में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है? ना ना बेटा जी, टमाटर में साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। टमाटर जो होता है, इस टमाटर में ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओक्जेलिक अम्ल, ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपको सेव में पूछ ले तो सेव में मेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेलिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात है? ओके, आगे बढ़ूं। चलिए ये रहा कि निम्न में से कौन से लवण का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है? अग्निशमक में सबसे पहले तो बात करो, ये कह रहा है कि लवण,
इसने खुद ने कह दिया कि लवण जिसका उपयोग, तो लवण कौन होते हैं? लवण होते हैं उदासीन। कौन होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है कि अग्नि समन में, तो अग्नि प्लस समन, अग्नि प्लस समन, अग्नि हो गई आग, अग्नि हो गई आग, समन का मतलब हो गया बुझाना। क्या हो गया? बुझाना। और आग बुझाने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं वो कहलाता है अग्निशामक यंत्र। क्या कहलाता है? अग्निशामक यंत्र। ये अग्निशामक यंत्र जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं। ए टाइप अग्निशामक यंत्र, बी टाइप, ठीक है, यानी ए टाइप की आग, बी टाइप की आग, सी टाइप आग और डी टाइप आग आदि अलग अलग प्रकार की जो है आग होती हैं। इनको बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करते हैं। ए बी सी डी टाइप का मतलब हो गया ठोस पदार्थों की आग ए टाइप, द्रव पदार्थों की आग बी टाइप, गैस पदार्थों की आग जो है वो सी टाइप है, और जो धातुओं की आग होती है उसको डी टाइप की आग कहते हैं। इनको बुझाने के लिए एक अग्निशामक यंत्र का हम उपयोग करते हैं, और इस अग्निशामक यंत्र के अंदर एक पदार्थ भरा जाता है दोस्तों, और ये जो पदार्थ इसमें भरा जाता है ये होता है NaHCO3। और NaHCO3 जो है इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं दोस्तों। इसी को कहते हैं मीठा सोडा। क्या कहते हैं? मीठा सोडा कहते हैं। इसी को कहते हैं खाने का सोडा। क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों बेकिंग पाउडर। क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। इसी को क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। समझ में आया? और इसका उपयोग ही किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जब आग पर लवण का उपयोग अग्निशामक में, ये जो NaHCO3 है, जब ये क्रिया करता है, जब ये क्रिया करता है किसके साथ? किसी पदार्थ के साथ, तो एक तो बनेगा यहाँ पर NaOH। क्या बनेगा? NaOH। और साथ में इसमें से कौन निकलेगा? CO2। यही तो निकलेगा। देखो Na और यहाँ से एक O आ गई और ये H, तो NaOH, यहाँ बच गया C और O के दो बच गए तो CO2। और हम जानते हैं कि ये जो CO2 है, ये CO2 आग बुझा देती है, आग बुझाती है। CO2 निकलती है इससे, इसलिए ये आग बुझाती है। और ये NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया यहाँ पर। क्लियर? ओके। ये NaCl, ये तो है मित्रों नमक। तो जवाब तो हो गया हमारा NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है नमक और इसको कहते हैं साधारण नमक। कैसा नमक कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। अगर इस साधारण नमक के साथ क्या मिला दिया जाए? आयोडीन मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा खाने योग्य नमक। क्या हो जाएगा? खाने योग्य। तो हमेशा प्रश्न पूछेगा खाने योग्य नमक में पाया जाता है, तो खाने योग्य नमक में आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खाने योग्य नमक में आयोडीन पाया जाता है। केवल NaCl है तो साधारण नमक, और अगर यूं लिख दिया NaCl + I2 तो ये हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि NaCl में आयोडीन उपस्थित है, तो ये हो जाएगा खाने योग्य नमक हो जाएगा। और Na2CO3 की बात करें तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट कहलाता है दोस्तों। और इस Na2CO3 को कहते हैं दावन सोडा, क्योंकि कपड़े धोने के काम में लेते हैं इसको, इसलिए इसको दावन सोडा कहते हैं। और इस दावन सोडा को ही कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा या लूनर कास्टिक भी इसको कहा जाता है। और एक हो गया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ओके। इसने पूछा निम्न में से कौन से लवण का उपयोग अग्निशमन में? आग बुझती है CO2 के कारण। इनमें कौन सा ऐसा लवण है जिससे CO2 निकल रही है? तो एकमात्र लवण ऐसा कौन है? NaCO3 है जो CO2 दे रहा है। और CO2 जहां होगी वहां, ठीक है, वहां क्या होगा? CO2 जहां होगी वहां आग बुझ जाएगी। क्या हो जाएगी? आग बुझ जाएगी। बढ़ूं आगे? चलिए लीजिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, जवाब दीजिए। पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को मापने वाला स्केल।
पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को मापने वाला जो स्केल है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। इसके बारे में अपने को क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, ओके। जवाब देखो सभी का सही आ रहा है, पीएच स्केल है, जाहिर सी बात है, ये तो जवाब हो गया। लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो पीएच है, इस पीएच का पूरा फुल फॉर्म होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसी का दूसरा फुल फॉर्म है पी से पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसी से एक और मतलब है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एक ही बात है, तीनों की तीनों बातें जो है वो एक ही बात है, पीएच की फुल फॉर्म है। ये जो पीएच है, इस पीएच के जो खोजकर्ता थे, प्रश्न पूछे कि पीएच मापक्रम के खोजकर्ता कौन थे, तो पीएच को खोजने वाले वैज्ञानिक थे सोरेनसन। कौन थे, सोरेनसन। पीएच के खोजकर्ता कौन हो गए, सोरेनसन थे। और दोस्तों, इस पीएच के आधार पर क्या ज्ञात करते हैं, पदार्थों की प्रकृति को, पदार्थों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है, पदार्थों की प्रकृति का ज्ञान किया जाता है, पता लगाया जाता है। पदार्थों की प्रकृति की बात करें तो पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो या तो हो सकती है अम्लीय, क्या हो सकती है, अम्लीय प्रकृति हो सकती है, या प्रकृति हो सकती है क्षारीय दोस्तों, या प्रकृति हो सकती है कैसी, उदासीन। कैसी हो सकती है, उदासीन हो सकती है। और या किसी पदार्थ की प्रकृति कैसी हो सकती है, बफर हो सकती है। क्या हो सकती है, बफर। तो विलियन, जिनकी पीएच का मान 0 से 7 के बीच है वो अम्लीय, 7 से 14 के बीच जिनकी पीएच का मान है क्षारीय प्रकृति, जिनकी पीएच का मान फिक्स 7 है वो उदासीन प्रकृति, और जिनकी पीएच का मान नो चेंज है, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी पीएच का मान बदलता नहीं है, वे क्या कहलाते हैं, बफर विलियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बफर विलियन। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पीएच को मापने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है, एक मापक का उपयोग किया जाता है, और इस मापक को कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, और पीएच स्केल, ये तो पूछा पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता को मापने वाला स्केल क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। यस, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। ये रहा, गैस पदार्थों में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। बिल्कुल, जो गैसीय पदार्थ हैं, ठीक है, जो गैसीय पदार्थ हैं, इन गैस पदार्थों में जो उच्च दाब है, यानी अधिक दाब से गैसीय पदार्थ निम्न दाब की ओर प्रवाहित होते हैं, और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने का जो गुण है, इस गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे गुण को कहते हैं विसरण। देखो, प्रत्यास्थता जो होती है, ये प्रत्यास्थता तो पाई जाती है रबर में। किसमें पाई जाती है, रबर में। तो सबसे पहले प्रत्यास्थता की बात कर लो, यहीं पे बता देता हूँ। प्रत्यास्थता तो पाई जाती है रबर में। किसमें पाई जाती है, रबर। तो रबर में खिंचने का गुण पाया जाता है, रबर में खिंचने का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। और ये जो खिंचने का गुण पाया जाता है, यही प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, इसी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, ओके। विसरण जो है दोस्तों, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। और ये डिफ्यूजन है क्या, विसरण है गैस पदार्थों का। किसका, गैस पदार्थों का या गैसीय पदार्थों का अपनी उच्च दाब से, अपने उच्च दाब से, हाई कंसंट्रेशन से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होना, निम्न दाब की ओर प्रवाहित होना। ठीक है, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ये विसरण का गुण जो है, ये गैसों में पाया जाता है। किन में, गैसों में पाया जाता है। विसरण की क्रिया के द्वारा ही हमारे शरीर में जो है वो गैसों का आदान प्रदान, गैसों का
आदान प्रदान होता है। और ये गैसों का आदान प्रदान किसके बीच में होता है? आदान प्रदान होता है, ये गैसों का आदान प्रदान किसके बीच में होता है? तो ये होता है वायु कूपिका। हमारे फेफड़ों में सबसे छोटी इकाई वायु कूपिका पाई जाती है। इस वायु कूपिका व रक्त वाहिनियों के बीच, रक्त वाहिनियों के बीच में जो है वो गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसमें उदाहरण में अगर अपन देखें तो जैसे सेंट की बोतल, जैसे सेंट की जो शीशी होती है, सेंट की जो बोतल होती है, इस सेंट की बोतल का अगर हम मुंह खुला छोड़ दें, जैसे कमरे के कोने में हमने क्या किया, एक सेंट की बोतल रख दी। क्या रख दी? सेंट की बोतल रख दी और इसके कैप को अपन ने क्या कर दिया? खोल दिया। तो ये सेंट जो है ये पूरे कमरे में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। सेंट क्या होगा? पूरे कमरे में फैल जाएगा। क्यों फैला? क्योंकि इस बोतल के अंदर सेंट की सांद्रता ज़्यादा है, तो गैसीय पदार्थ है, अपनी अधिक सांद्रता या अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चला जाता है। और गैस पदार्थों में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने का जो गुण है वो विसरण ही कहलाता है, डिफ्यूजन ही कहलाता है। सर टॉपिक वैसे करवाना, देखिए मैं बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक चल रहा हूँ। जो सिलेबस अधीनस्थ बोर्ड ने आपकी सीईटी का दिया है मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। नोट कर सकते हो इनको आप। और क्षांता क्या होता है? ये विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों? तो विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी जो होती है ये होती है द्रव पदार्थ बहने के गुण का, द्रव पदार्थ बहने के गुण का विरोध करते हैं। बहने के गुण का क्या करते हैं? बहने के गुण का विरोध करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही विस्कोसिटी कहते हैं, शांता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शांता कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि रक्त और जल की शांता का अनुपात, तो रक्त और जल की शांता का अनुपात पूछे तो 5:1 होता है। क्या होता है? 5:1 होता है। हाँ भाई, क्लास स्टार्ट ही तो है, चल तो रही है क्लास, बंद मैंने की ही नहीं है अभी। ठीक है, ओके, यस। तो ये हो गया इसका जवाब। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा, ये रहा अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वाह भाई, कितना अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। इस बेहतरीन प्रश्न का आप लोगों को क्या करना है? जवाब देना है। क्या करना है? जवाब देना है कि निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे पहले मैं मात्रा लिख दूं, ऑक्सीजन जो पाया जाता है ये 49.9% मात्रा में पाया जाता है। यही एल्यूमिनियम की बात करते हैं दोस्तों, तो एल्यूमिनियम जो है वो 7% मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम और भी कम मात्रा में पाया जाता है, ये 3.2% मात्रा में ही पाया जाता है। कितने में? 3.2% मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और फेरस की बात करें तो 4.1%। कितना? 4.1% मात्रा। तो ऑक्सीजन तो हो गया 49.9% मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। एल्यूमिनियम पाया जाता है 7% मात्रा में, और कैल्शियम पाया जाता है 3.2% मात्रा में, और फेरस पाया जाता है 4.1% मात्रा में। तो यहाँ पूछा सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जा रहा है? ऑक्सीजन पाया जा रहा है। कौन पाया जा रहा है? ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है दोस्तों, O2 बोले तो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के जो खोजकर्ता थे वो थे प्रिस्टले। कौन थे? प्रिस्टले। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन थे? ऑक्सीजन के खोजकर्ता थे प्रिस्टले। कौन थे? प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की। ये प्राणवायु है। क्या है? प्राणवायु है। इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। इसकी उपस्थिति में ही
इसकी उपस्थिति में ही क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसकी उपस्थिति में ही ऑक्सीकरण होता है। मित्रों ध्यान रहे कि ये ऑक्सीजन जो है आग जलाने में सहायक है, आग जलाने में सहायक है, आग जलाने में सहायक गैस है कौन सी, ऑक्सीजन। और इसमें कुछ विशेष बातें अगर मैं बताऊं तो पीपल, एक तो होता है पीपल का पेड़, पीपल, एक होता है बरगद का पेड़, बरगद बनियान ट्री, और एक होता है दोस्तों तुलसी। पीपल, बरगद और तुलसी, पीपल, बरगद, तुलसी, तीनों ऐसे पौधे हैं, तीनों ऐसे पौधे हैं, तीनों ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। क्यों देते हैं, बाकी पौधे नहीं देते? ये इसलिए देते हैं क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती हैं, उनकी जो एनाटॉमी होती है, संरचना होती है, वो विशेष प्रकार की होती है। उस विशेष प्रकार की संरचना को क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। ठीक है, इन तीनों की पत्तियों की जो संरचना है वो क्रेंज एनाटॉमी कहलाती है, जिसके कारण से 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर भौतिक गुणों की बात करें ऑक्सीजन की तो यह है रंगहीन व गंधहीन गैस है। क्या है? रंगहीन व गंधहीन गैस है। कौन? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन रंगहीन व गंधहीन गैस है। यस, चलिए अगले प्रश्न। तो सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठोस पदार्थों का सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? दोस्तों देखिए, आसवन का मतलब तो क्या होता है? आसवन का मतलब होता है दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को। आसवन का मतलब तो क्या है? आसवन का मतलब है दो द्रव पदार्थों के, दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को, द्रव पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की विधि, मिश्रण को अलग करने की विधि, दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की विधि आसवन कहलाती है। उद्रपातन क्या कहलाता है? उद्रपातन कहलाता है दो ठोस पदार्थों के मिश्रण, दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को, दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की विधि, मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? उद्रपातन कहलाती है। और इस उद्रपातन के दौरान कपूर जो है वो एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों, ये कपूर अपनी ठोस अवस्था से, यह है अपनी ठोस अवस्था से, अपनी कौन सी अवस्था से? ठोस अवस्था से सीधा ही, ठोस अवस्था से सीधा ही किस में बदल जाता है? से सीधा ही गैस अवस्था में, गैस अवस्था में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। ठोस से सीधा ही किस में बदल गया? ये सीधा ही गैस में बदल गया। ठीक है सर, मोम भौतिक या रासायनिक परिवर्तन? मोम एकदम, मोम ऐसे कैसे? ठीक है, मोम का या तो जलना बोलो और मोम का या पिघलना बोलो। सर जी आप हमारे लिए इतनी रात तक मेहनत कर रहे हैं, वर्ल्ड बेस्ट टीचर, थैंक सर, स्वागत भाई, वेलकम, धन्यवाद। ठीक है, ओके। तो ये कह रहा है ठोस पदार्थों का सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तन होना। देखो, ठोस का सीधे ही गैस में बदलना क्या कहलाता है? उद्रपातन। एक होता है द्रवण। द्रवण में क्या होता है कि वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना। गैसीयकरण क्या होता है? द्रव पदार्थों का या किन्हीं पदार्थों का गैस में बदलना। किसमें? गैस में बदलना क्या कहलाता है? गैसीयकरण कहलाता है। प्रश्न जो पूछा उसका आपने यहाँ पर दे दिया सटीक सीधा जवाब। अल्पेश कुमार, हेलो, नमस्ते। अनिल जी हैप्पी, अच्छा होना भी चाहिए हैप्पी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। तो दोस्तों जल का सर्वाधिक घनत्व कितने तापमान पर होता है? तो देखो यहाँ पर जल का सर्वाधिक घनत्व है, ये हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में हमने भर लिया
पानी कैसा है, नीला, तभी तो गाना बना था, आज ब्लू है पानी 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 पानी। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, इस पात्र को क्या किया, गर्म किया। क्या किया दोस्तों, पात्र को गर्म किया। ये है पात्र, पात्र में भरा हुआ है जल, पात्र को हमने किया गरम। ये है चिन्ह किसका, डेल्टा का, डेल्टा बताता है गर्म होने को। और जैसे ही हम इस जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करते हैं तो तापमान बढ़ता बढ़ता 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप चालू करते हैं, पानी को गर्म करना प्रारंभ करते हैं, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक के पानी के अंदर होता है संकुचन। क्या होता है, संकुचन। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक पानी में संकुचन होता है, कंट्रैक्शन होता है। और 4 डिग्री पर संकुचन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम संकुचन। और जब संकुचन मैक्सिमम होगा तो क्षेत्रफल कम, संकुचन जहाँ होता है वहाँ पदार्थ क्षेत्रफल कम घेरता है, और क्षेत्रफल जहाँ कम घेरता है वहाँ घनत्व हमेशा ज़्यादा होता है। घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सर्वाधिक घनत्व या सबसे ज़्यादा संकुचन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे है, इसलिए पानी जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जो है वो घेरेगा, और सबसे कम क्षेत्रफल इस तापमान पर घेरेगा। क्षेत्रफल कम है तो घनत्व क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जवाब क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी किसका, प्लस का, माइनस का मत कर देना, प्लस का। दोस्तों ये जो जल होता है, इस जल की कुछ विशेषताएं होती हैं। जल में पाया जाता है प्रसार, क्या पाया जाता है, प्रसार पाया जाता है। और जल में जो प्रसार होता है वो असंगत प्रसार होता है। कैसा होता है, इरेगुलर होता है। यानी कि पहले 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी में संकुचन होता है, और 4 डिग्री से ऊपर जब ताप बढ़ता है तो पानी में फैलाव होता है। तो पहले संकुचन होता है, फिर क्या होता है, फैलाव होता है। तो क्या हो गया, ये प्रसार हो गया असंगत। लेकिन ध्यान रखना, नोट लगा के ध्यान रखना दोस्तों, एचजी में बोले तो पारे में, एचजी में बोले तो पारे में, मरकरी में संगत प्रसार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, संगत प्रसार पाया जाता है, संगत प्रसार पाया जाता है। इसी कारण इसका उपयोग, इसी कारण इसका उपयोग, किसका उपयोग, पारे का उपयोग तापमापी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तापमापी में, तापमापी में किया जाता है, तापमापी में किया जाता है दोस्तों। और क्या कारण है कि पानी का उपयोग तापमापी में नहीं किया जाता, असंगत प्रसार, असंगत प्रसार। थोड़ी देर और चलेगी दोस्तों। यस, पानी में कैसा होता है, असंगत प्रसार होता है, और असंगत प्रसार के कारण ही पानी का उपयोग थर्मामीटर में नहीं किया जाता है। थर्मामीटर शब्द 2 बार आ गया, इसलिए इसके बारे में भी बता देता हूं दोस्तों। थर्मामीटर की हम बात करें तो सबसे पहली बात किसका बना होता है, तो थर्मामीटर बना हुआ है कांच का। बना है किसका, तो ये कांच का बना हुआ है दोस्तों। थर्मामीटर के खोजकर्ता पूछे तो खोजकर्ता साहब कौन थे, तो इनके खोजकर्ता थे गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने थर्मामीटर की खोज की। और इस थर्मामीटर में एचजी का जो सबसे पहले उपयोग किया वो किया एक वैज्ञानिक जिनका नाम था फेरेनाइट। क्या नाम था, फेरेनाइट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले थर्मामीटर में क्या किया दोस्तों, पारे का उपयोग किया। और थर्मामीटर के यदि हम प्रकार देखें तो थर्मामीटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक का नाम है दोस्तों डॉक्टरी थर्मामीटर जिसमें एचजी का यूज किया जाता है, पारे का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और एक होता है एल्कोहली तापमापी, एल्कोहली तापमापी। और एल्कोहली जो तापमापी होती है इसमें
एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। और इस एल्कोहली तापमापी का जो उपयोग है ये किया जाता है ध्रुवीय प्रदेशों में। किनमें? ध्रुवीय प्रदेशों में, ग्लेशियरों में, जहां पर अत्यधिक क्या है? बर्फ है, उन क्षेत्रों में एल्कोहलिक तापमापी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्कोहल लगभग -250 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं जमता है इस कारण से। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? यस। अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न संख्या 20। ऐसे परमाणु जिनके, उत्तर तो देख लिया ना इसका, 4 डिग्री। यस, आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो। देखो परमाणु क्रमांक मतलब नीचे, जैसे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन किस पे आता है? 1 नंबर पे आता है। तो ये हाइड्रोजन 1 1 1, लेकिन यहाँ 1 2 3। तो जो नीचे की ओर लिखी जाती है ये संख्या तो कहलाती है क्या? नीचे की ओर जो लिखी जाती है दोस्तों ये संख्या तो परमाणु क्रमांक है। क्या है ये परमाणु क्रमांक है। और जो ऊपर की ओर लिखी जाती है ये लिखी जाती है परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। तो क्रमांक समान है तो समस्थानिक हो गए ना, स्थान समान है। क्या है? स्थान समान है, सभी का स्थान समान है। तो क्या हो गए? ये हो गए समस्थानिक। क्या हो गए? समस्थानिक। क्या हो गए दोस्तों? समस्थानिक हो गए। वो अलग बात है कि किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या बोले तो परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या बोले तो परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? तो जब परमाणु क्रमांक समान है तो स्थान समान है, बोले तो समस्थानिक। क्या होंगे? समस्थानिक। समभारिक में क्या हो जाएगा? समभारिक में द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार तो समान, परमाणु भार तो या द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, जबकि परमाणु जो क्रमांक है दोस्तों ये परमाणु क्रमांक क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। वो कौन कहलाते हैं? समभारिक। ठीक है। और समस्थानिक में क्या हुआ? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक तो क्या है? परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। लेकिन परमाणु भार क्या है? परमाणु भार अलग अलग है, भार अलग अलग। तो भार अलग अलग, समभारिक। भार समान तो समभारिक, स्थान अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग तो समस्थानिक। अपरूप क्या होते हैं? जो एक ही तत्व से बने हो। तो ऐसे पदार्थ जो एक ही तत्व से बने हों लेकिन गुणों में भिन्न भिन्न हो। लेकिन किसमें? गुणों में क्या हो? गुणों में भिन्न भिन्न हो। लेकिन गुणों में क्या हो? भिन्न भिन्न हो। क्या कहलाते हैं? अपरूप। जैसे कार्बन के अपर रूप। और कार्बन के अपरूप देखें तो 2 प्रकार के, जैसे क्रिस्टलीय अपरूप, जैसे अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन शामिल होते हैं दोस्तों। और अक्रिस्टलीय अपरूप में काष्ठ यानी लकड़ी, कोयला, चारकोल, डामर, ठीक है, कार्बन, काजल, ये सारे के सारे। अच्छा 19 का स्क्रीनशॉट लेना है। ये सारे के सारे तो ये हो जाते हैं अपरूप। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो समान है, परमाणु भार अलग है, क्रमांक समान है, स्थान समान है तो समस्थानिक। ये लो प्रश्न संख्या 19 का आपको स्क्रीनशॉट लेना था, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और ये लीजिए अगला प्रश्न था अपना क्वेश्चन संख्या 20। तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये जो क्विज है, ये आज की क्विज यहीं पर क्या होती है? कंप्लीट होती है। कल हम फिर मिलेंगे।